नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आज के टॉक शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं, एक एहसास बनकर लोगों के दिलों में उतरती है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फेम और अदबी दुनिया के चमकते सितारे, हर दिल अजीज शायर पॉपुलर मेरठी साहब की। डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह पॉपुलर मेरठी एक ऐसा नाम है जो शायरी, सरलता और समाज सेवा तीनों का खूबसूरत संगम है। 20 से अधिक देशों में अपनी शायरी की खुशबू बिखेर चुके हैं, जहां उनके चाहने वाले हर मंच पर उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। 10,000 से अधिक काव्य एवं मुशायरा प्रस्तुतियां और 150 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इनके नाम को सिर्फ शोहरत नहीं, एक अदबी इज्जत भी बख्शते हैं। आपने इन्हें कपिल शर्मा शो, शैलेश लोधा का वाह वाह क्या बात है सहित अनेकों बार विभिन्न टेलीविजनों पर देखा है। हर मंच पर इनकी मौजूदगी ने महफिलों को रोशन किया है। सोशल मीडिया पर इनकी गजलें और परफॉर्मेंस लाखों दिलों को छू रही हैं। हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने इस शोहरत शख्सियत से मेरठ स्थित उनके निवास पर की खास और बेबाक बातचीत, जिसमें उन्होंने खोले कई अनसुने किस्से, शायरी के रहस्य और जिंदगी के सफर की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए इस खास मुलाकात का हिस्सा बनिए, सिर्फ फेस न्यूज के टॉक शो में, जहां हर बात है अहम बात। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस टॉक में आपका स्वागत है। साहित्य की दुनिया से एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ मौजूद है, पॉपुलर मेरठी साहब। उर्दू अदब की जब बात आती है तो पॉपुलर मेरठी का नाम एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसमें सबसे ऊपर आता है। इन्हीं के साथ आज हम इनके निवास पर मेरठ में इनके मौजूद हैं। पॉपुलर मेरठी की अगर बात करें तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले मौजूद हैं और जगह जगह इनको जो है बुलाया जाता है, विदेशों में बुलाया जाता है। हिंदुस्तान के तमाम सारे स्टेट्स में इनके मुशायरे लोग सुनने के लिए तरसते हैं, इनका इंतज़ार करते हैं। तो आपका इस्तकबाल है जी, पॉपुलर भाई। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। तो आप सबसे पहले वहीं शुरू करते हैं। पॉपुलर की बात हो रही है, बात जी, नाम तो कुछ और ही है आपका। हाँ, मैं मैं चाहूँगा बताऊंगा कि किस तरह से क्या हुआ है, नाम कैसे बना पॉपुलर। पहले तो आपको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि आज मुझे पता लगा अभी कि आपकी सालगिरह भी है, तो पहले तो उसकी मुबारकबाद पेश करें। जी जी, मैं बहुत पेश कर रहा शुक्रिया, हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो अब देखिए, सबसे पहले लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि आप का जो तखल्लुस है वो पॉपुलर है, तो ये नाम किस तरह से आपने इख्तियार किया। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हालांकि ये अंग्रेज़ी का है जी तखल्लुस, जी। नाम पॉपुलर। तो उर्दू का मैं शायर हूँ, तो कहते हैं कि आप उर्दू में लिखते हैं शायरी या गज़लें वगैरह, तो उर्दू का ही कोई नाम रखना चाहिए था। जी जी। तो वजह ये थी कि ये 1977 की बात है। सन 75 में हमारे यहाँ एक ये इमरजेंसी लगी थी, जी जी, इंदिरा जी के टाइम और पे। इंदिरा जी के वक्त था। तो उस वक्त मैं फैज़ाम इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं यूनियन का सदर भी था। तो वहाँ अदबी प्रोग्राम भी होते थे, नशीसें वगैरह हुआ करती थी। तो मैं रेडियो से जुड़ गया था उसी ज़माने में, आकाशवाणी से। एक जाहिद अली ख़ान साहब आते थे मेरठ, हम्म, तो वो उन्होंने हमें रेडियो से मुतारिफ़ कराया, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। उर्दू सर्विस उस वक्त सुरैया सईद साहिबा देखती थी, वो फैक्सी प्रोग्राम में इंचार्ज थी उसकी। हम्म। नई नस्ल नई रोशनी एक प्रोग्राम आता था। तो मेरा तखल्लुस तो एजाज़ ही था, जी जी। तो मैं एजाज़ के नाम से ही पढ़ता था। लेकिन फिर मैं जब आया तो मिज़ा में भी लिखता था मैं। हम्म। तो मुझे लोग कहते थे आपको कल ही, उस वक्त उन ज़माने में रेडियो सुना जाता था, जी जी। टीवी वगैरह तो हाँ थे जी, हाँ नहीं। जी। तो ज़्यादातर लोग खबरें और रेडियो का सुना करते थे। हाँ, रेडियो का चलन तो जो है। लोग ये कहते थे कि आप तो बहुत पॉपुलर हैं और रेडियो पे आपको रोज़ सुनते हैं हम। हम्म तो फिर मुझे तहरीक हुई हम्म। कि मुझे मिज़ाह में भी लिख रहा हूँ, और इसमें तखल्लुस भी अजीब अजीब होते हैं। कोई पागल रख लेता है, जी कोई जी। कुछ रख लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि अपना तखल्लुस पॉपुलर रखा जाए। इसमें दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक तो तखल्लुस हो गया, ऊपर से पॉपुलर, पॉपुलर, ऑलरेडी पॉपुलर हो गया। तो हाँ, वो तंज़ो मिज़ाह में लिख भी रहा था तो एजाज पॉपुलर के नाम से। और पॉपुलर ऐसा पॉपुलर हुआ कि पूरी दुनिया में फिर पॉपुलर हो गया। तो अब वजह ये हुई, फिर उसके बाद 1977 में मुशायरा हुआ हमारे कॉलेज में। मंजूर अहमद एमएलए थे, वो पहली बार कांग्रेस से जीते थे उस ज़माने में, जबकि सब जगह कांग्रेस हार चुकी थी। जी। तो मंजूर साहब ने लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं एक बड़ा मुशायरा कराऊंगा इंडो पाक। हम्म तो उस ज़माने में मुशायरे ही होते थे लोगों को खुश करने के लिए, आवाम को।
तो उन्होंने अपना वादा वफा किया और एक मुशायरा हमारे प्ले ग्राउंड फैजाम में रखा। क्योंकि मैं शेर तो लिख ही रहा था उस ज़माने में, हफीज़ मेरठी भी थे और सब लोग थे। तो फिर मुझे, क्योंकि मैं यूनियन का सदर भी था, तो मुझे उस मुशायरे में कलाम पढ़ने का मौका मिल गया था। और उस मुशायरे को कंडक्ट कर रहे थे वसीम बरेलवी साहब, उनकी ससुराल भी मेरठ में ही थी। तो वहाँ मैंने इब्तदा में शुरुआत में मुझसे की गई मुशायरे की, तो मैंने गज़ल पढ़ी थी कि घर से जैसे ही मियाँ जानिब दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। और उसमें एक शेर था कि मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। क्योंकि इमरजेंसी के बाद ये मुशायरा हो रहा था। तो लोगों ने इस शेर को ले उड़े और कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त शेर है, और ये पूरा इमरजेंसी पे सादिक आ रहा था कि मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। वैसे तो पूरी गज़ल थी कि पॉपुलर वो तो बहुत हल्का समझते हैं मुझे, सैकड़ों गम के मेरे सीने से गट्ठर निकले। लेकिन इस शेर पर जो असातिज़ा थे, बुजुर्ग शौरा थे, हिंदुस्तान के सभी नामवर शौरों से मौजूद थे और पाकिस्तान से भी थे, दिलावर फिगार भी थे, और भी 2-4 आलम ताब तशना और आपके पीरजादा कासिम, हिमायत अली शायर, ये सारे शायर उसमें मौजूद थे। और मुझे बहुत लोगों ने आप जो सराहा। मज़ाहिया शायरी के लिए पहचाने जाते हैं, जी। तो ये मज़ाहिया शायरी ही का ही आपका ख्याल कैसा है कि भाई इसी फील्ड में काम किया? नहीं, मैं असल में, जब मैंने बताया ना, कॉलेज में हमारे तमसीली मुशायरे हुआ करते थे, हम किसी शायर का किरदार अदा करते थे। उस ज़माने में दिलावर फिगार बहुत मशहूर थे हमारे हिंदुस्तान में। तो दिलावर फिगार पाकिस्तान चले गए थे। तो मिज़ा में वैसे तो बहुत से शायर थे बड़े, आफ्ताब लखनवी थे, हिलाल सहवारवी थे, हिलाल रामपुरी थे, और भी बहुत बहुत से शायर थे। लेकिन जो बात दिलावर फिगार की थी, वो लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और मुशायरों में ही बहुत मकबूल थे हिंदुस्तान में। तो जो नाज़िम होते थे, मुशायरे की निज़ामत करते थे, वो उन्हीं के शेर कोट किया करते थे मुशायरों में, निज़ामत में, दिलावर फिगार के। तो हम जो अपने यहाँ तमसीली मुशायरे होते थे, और उसमें किरदार दिलावर फिगार का मैंने भी अदा किया उस ज़माने में। तो मिज़ा में तो मैं लिखता ही था, तो वो लोग उससे बड़ा खुश होते थे। तो वहाँ से ये सिलसिला मिज़ा का शुरू हुआ था, और तब से फिर ये सिलसिला हुआ, और फिर मुशायरे, अदबी नशिर से फिर कॉलेज में इधर उधर। तो तालीम का सिलसिला इंटर के बाद में फिर मेरठ कॉलेज आ गया, वहाँ से बीकॉम किया। बीकॉम के बाद एम.ए. उर्दू किया, क्योंकि शायरी में था। तो ये जो शहर है मेरठ, जहाँ आपकी परवरिश हुई है, जहाँ पर आपने तालीम हासिल की है, तो ये तो एक क्रांतिकारियों का शहर और एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है। बिल्कुल ऐतिहासिक शहर है। हमारे शहर तो ऐतिहासिक रहा है, और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं पैदा। और 1857 का जो आपने सुना होगा, गदर भी यहीं से सब सिलसिला था। आज़ादी की जो पहली जद्दोजहद में सब लोगों ने हिस्सा लिया था, तो मेरठ के तो हवाले से। मगर ये ऐसे शहर में रहकर आप मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा रहे हैं, ये एक बात आपस में जो नहीं नहीं, मुशायरों में तो देखिए अलग अलग रंग का सब होते हैं। हालांकि मेरा अपना रंग था, मैं तंज़ो मिज़ा में लिख रहा था, तो मैं मिज़ा में ही वो सारे तंज, और हमारे मिज़ा में ये होता ना कि हम जो बात, हम समाज में जो बुराइयां देखते हैं, हम उसी पे बयान करते, तंज करते। तो हम अपनी शायरी में उन बातों को लाते थे और करते थे, और बहुत प्यार के साथ। यहाँ के जो अब जैसे नेता लोग हैं हमारे समाज में, चारों तरफ जो असली हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो खिदमत कर रहे थे। उससे हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी खिदमत की जो हुकूमत में रहे। लेकिन अब बहुत से सियासत में ऐसे लोग भी आ गए जो तालीम से ही नाबलद हैं, उन्हें नहीं है। तो हमने तो इशारे में बात की और अपने को ही हदफ बनाया, हमने किसी पे तंज डायरेक्ट नहीं किया। अब जैसे मेरा एक कथा है कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। वजीर हो जाए है ना? बड़ा फेमस है आपका हाँ ये, जी, और बड़ा एक बात भी कह दी। नेताओं और पर हाँ उसमें देखिए, अब जो नए नए लोग आते हैं वो जीत जाते हैं, हम्म, तो उन्हें सिर्फ पार्टी से कोई मकसद नहीं हो, बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो या समाजवादी में हो, तो उनका मकसद तो सिर्फ जीतना होता है। जीतना। वो अगर इसमें अब देखेंगे कि यहाँ पर उनकी कुर्सी जो है वो किस पार्टी के साथ रहने से निकल रही है, तो वो उसी पार्टी के साथ आ जाते हैं। इस पर मैंने 4 मिसरे कहे जी कि कभी इसे
कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ। मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ। जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। है ना। खैर ये तो पॉलिटिक्स में सब चलता है। और तर्ज जो है शायर का जो है काम है कि वो सच्चाई को और इस तरह के बस हम उसी सच्चाई को उजागर करते हैं। समाज में जो बुराइयां देखते हैं उसे एक मज़ाहिया पहलू में हम वो कौन सा वर्ष रहा होगा जब आपने हिंदुस्तान से बाहर पहली बार मुशायरा? 89 की बात है। 89 से रेगुलर 89 में मुझे पहला मुशायरा वो था कराची का। तो जिम खाना कलम में एक मज़ाहिया मुशायरा था, तो उसमें हिंदुस्तान के मज़ाहिया शायरों को भी दावत दी गई थी। और क्योंकि टाइम क्या था कि वो होना था 2 मार्च को, और मुझे दावत मिला तकरीबन 27 मार्च को, और सभी शोरा को मिला। तो उसमें ये था कि पता नहीं किन हालात में दावतनामा एकदम मिला। और फिर ये हुआ कि जो लोग वीज़ा के लिए, कोई हैदराबाद से था, कोई इधर उधर थे, क्योंकि ज़्यादातर वीज़ा लिखा जा रहा था हैदराबाद में, तो वो लोग सब इधर आकर उन्हें टाइम लगता वीज़ा लेने में, या फिर हैदराबाद में कहीं एम्बेसी से लेते, तो उनको वीज़ा नहीं मिल पाया था। लेकिन यहाँ मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि उस ज़माने में महबूब ज़फ़र साहब एम्बेसी में से मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे जी। वो बहुत बड़े शायर थे महबूब ज़फ़र साहब, तो हमेशा मुशायरों में मिलते थे, आते थे, एम्बेसी में ही रहते थे, पाकिस्तान एम्बेसी में। तो जब मुझे मिला तो घर वालों ने मुझसे कहा कि जब तुम्हें दावतनामा मिला, मैं कि 2 मार्च को मुशायरा है, 27 फरवरी 28 का ये महीना है, 2 मार्च को मुशायरा, तो कैसे मुमकिन है, वीज़ा भी लगे और फिर टिकट भी कराया जाए, फ्राइडे को फ्लाइट होती है। तो फिर भी लोगों ने मुझे कहा कि तुम जाओ, कोशिश करो। मैं जब दिल्ली गया तो मैंने महबूब ज़फ़र साहब से रब्ता किया, उन्हें सारी सिचुएशन बताई, तो बहुत खुश हुए। मैंने कहा ये मसला है, 2 दिन नहीं रह गए, 2-3 दिन, कहले फिक्र मत करो। हमारे साथ हैं पॉपुलर मेरिटी, और हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स। एजाज पॉपुलर वो कहते थे, बाद में फिर मरासिम भी हुए, बाद में वो खुले भी मुझ पर। और तो उनकी जो एक खूबी ये है कि वो शायर हैं, सिर्फ शायर हैं, हर वक्त शायर हैं। वो किसी की मुखालफत, कोई सियासत, किसी उसमें नहीं रहते। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि वो हमारे जो उर्दू के जो शोरा हैं, उनमें गिने चुने लोग हैं जो हिंदी में भी जाकर उर्दू ज़बान को मकबूल बनाने का काम कर रहे हैं। सर, मुझे पॉपुलर मेरिटी जी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुदगुदाने का जो उनका लहजा है, उनकी तहजीब है, उनका तरीका है, उससे किस तरह आज के इस दौर में, इस व्यस्तताओं के इस दौर के अंदर एक इंसान को किस तरह से वो अंदर से मुस्कुरा देते हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला देते हैं और बिना स्वयं मुस्कुराए, ये बहुत बड़ी उनकी काबिलियत है। एजाज पॉपुलर जो अब PhD हैं, डॉक्टर हैं, हमारी तंजिया और मज़ाहिया शायरी, जिसे हास्य और व्यंग की शायरी कहते हैं, उसके बहुत ही मोतबर लहजे के शायर हैं। और पॉपुलर की जो बहुत बड़ी खूबी है वो ये है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरब, पाकिस्तान में बहुत पहले से पॉपुलर हैं। हैं और उन चंद मुनफरद लोगों में से अहम तरीन नाम एजाज भाई का यानी पॉपुलर मेरिटी साहब का है। पॉपुलर साहब और शोरा से अलग इस तरह से भी हैं क्योंकि वो उनकी पूरी शायरी मिजाहिया शायरी है और एक्सटेम्पोर शायरी है। मुझे तो वो बतौर इंसान भी बहुत प्यारे लगे, यानी, लेकिन एक बात याद रखें, जितने वो भोले भाले लगते हैं ना, उतने भोले भाले हैं नहीं है। वैसे बड़े, जिस तरह उनके कलाम में शरारत पाई जाती है ना, उसी तरह की शरारत उनके अंदर भी मौजूद है। वो लड़की की आवाज़ ऐसी निकालते हैं कि कमाल करते हैं। शायर में नज़र आया वो पॉपुलर मेरिटी है। पॉपुलर का नाम सैयद एजाजुद्दीन है, लेकिन तखल्लुस है पॉपुलर। इतना पॉपुलर है कि हमने उसकी पॉपुलैरिटी देखी है
लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, उसकी परस्तिश करते हैं। ने हमारे भाई पॉपुलर मेरठी जो हैं अब वो आए और वाकई उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि आते ही एक मैदान जो है वो फतह कर लिया। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ पॉपुलर मेरेठी साहब मौजूद हैं जो कि विश्व विख्यात व्यक्ति हैं। तो पॉपुलर साहब बात कर रहे थे कि आपका जैसे सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान का पहला सफ़र जो शुरू हुआ और उसके बाद रेगुलर चलता रहा, तो कितने मुल्कों में आपका सफ़र रहा होगा अब तक? देखिए मुश्ताक भाई, पहला मुशायरा तो मैंने बताया था कि वीज़ा मैंने लिया, फिर मैं अकेला ही पहुंच पाया था। वो मुशायरा बहुत कामयाब हुआ था कराची का, जो जिम खाना क्लब में था। फिर उसके बाद तो यहाँ से अली सिद्दीकी थे जो बड़े मुशायरे करते थे, आपको याद होगा। जी। तो आलमी कॉन्फ्रेंस वगैरह दिल्ली में, आलमी कॉन्फ्रेंस के नाम से। जी। तो उन्होंने फिर उसके बाद पाकिस्तान में एक मुशायरा किया, सारी दुनिया के शायर उसमें मौजूद थे। जी। तो कराची में मैं गया हुआ था, तो मैं मशहूर तो हुआ था। तो यहाँ से खुमार साहब, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, ये सारे बुज़ुर्ग शोरा, जगन्नाथ आज़ाद वगैरह और जॉन एलिया सब उस मुशायरे में मौजूद थे। तो उसका दावतनामा ही मुझे मिला था। तो वहाँ से तो फिर ये हुआ कि जितने भी मुशायरे बड़े 16-17 मुशायरे तो इतने बड़े बड़े नामों के बीच में आप जो है उभरते हुए शायर थे उस टाइम, तो कैसा फील? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हुआ और उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और फिर कलाम भी इस तरह का था कि सब लोग वहाँ बहुत, आपको ना बहुत सी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी उन मुशायरों की। फिर 94 में दूसरा जो दावतनामा मिला मुझे, फिर तो यहाँ होते रहे मुशायरे, तो वो मिला मुझे ह्यूस्टन का, अमेरिका का। जी। तो हमारे साथ गए थे अली सरदार जाफरी साहब, मैं और खुमार बाराबंकवी और अदर इनाई थे। तो वो तकरीबन 10 शहरों में मुशायरे थे जी। और पाकिस्तान के भी शोरा उसमें शामिल थे। तो वो मुशायरे कामयाब हुए बहुत। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी व सारी रहा। फिर तो सभी जगह मेरा जाना हुआ। कपिल शर्मा शो का कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसमें भी लोग देखा और उसमें वहां से तो एक आपको एक नया पुशअप मिला जो पूरी दुनिया ने आपको देखा। वो तो खैर वो सब चल ही रहे थे मुशायरे पूरी दुनिया में, दुबई उबई तो बहुत मशहूर मुशायरे हैं जो सलीम जाफरी वगैरह कराते रहे। उन मुशायरों में कतर में, दुबई में, मस्कत में, ओमान में और ये सऊदी अरब जद्दा सरकारी जो हमारी एम्बेसी वगैरह कराती थी, तो उन मुशायरे में बराबर जाना रहता था। तो बस वो तो सब सिलसिला चलता रहा। फिर हिंदुस्तान के सारे चैनलों पर भी एक सिलसिला रहता था। दूरदर्शन हुआ, फिर जो भी चैनल आए नए, फिर उसके बाद तो ये सिलसिला NDTV और सभी चैनलों पे रहा। तो इसी तरह से मुंबई में जब ये कपिल शर्मा शो शुरू हुआ तो कपिल शर्मा के ग्रुप से बात हुई। वो चाहते थे कि भाई हम चाहते हैं कि आप आएँ। तो ये कोविड की बात है, जब ये 2021 में ये कोविड का सिलसिला चल रहा था, तो मुझे वहाँ दावतनामा मिला था उसका। तो बस वो हालात भी इस तरह के थे, वो भी एक दिलचस्प किस्सा है, लेकिन बाद में क्योंकि वक्त नहीं है, मैं गया उसमें मुशायरे में और वो मुशायरा भी बहुत कामयाब हिट रहा। फिर तो सारी दुनिया में देखा गया वो तो, और अभी भी उसमें बहुत से चैनलों पर मुझे समाज में ख़ास तौर से कहा जाता है कि शायर जो है उर्दू की नुमाइंदगी करता है, तो उर्दू भी कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा पहुंचता है, जिंदा रहती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुश्ताक भाई। देखिए असल में चक्कर क्या है, उर्दू जो है, अब आपने देखा पहले तो उर्दू से सब लोग जानते थे, हमारे असातिज़ा भी उर्दू पढ़ाते थे। हमने जो इब्तदाई तालीम हासिल की उसमें उर्दू की तालीम भी थी और कोर्सों के, लेकिन अब तो वो है ही नहीं, सब लोग उर्दू से ही नाबलद हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा कर रहे हैं वो मुशायरे कर रहे हैं। मुशायरों में जो शायर आते हैं ना, उनके बहुत से लोगों के सबके स्क्रिप्ट शायद हिंदी में हो, लेकिन शायरी तो उर्दू में वो करते हैं किसी भी तरह से। तो उससे हमारी उर्दू एक तरह से जिंदा है। कहीं एक तबका ये भी कहता है कि जो उर्दू की जो है कमाई खा रहे हैं शायर। नहीं, वो देखिए ऐसा है, अगर वो तो आवाम और सारी अंजुमनें हैं जो सरकारी इदारे हैं, है ना, ऐवान गालिब और ये वो उर्दू के नाम पे काम नहीं करते, कुछ खाली वगैरह हैं। तो उनमें तो यह है कि वो तो सब इस तरह के लोग बिठा दिए गए हैं, तो कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं भी हो रहा है। तो लेकिन शायर तो अपने काम में लगा हुआ है। अब ऐसे बहुत से लोग वैसे भी आ गए। उर्दू को जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। हाँ, उर्दू को असल में, हालांकि ये ज़बान जो है हमारी उर्दू, ये कोई बाहर विदेशी नहीं, तो यहीं के आसपास, मेरठ के आसपास की ज़बान है।
पूरी दुनिया में वो लोग बोलते हैं जो हिंदुस्तानी है उर्दू। आप पाकिस्तान चले जाइए, कराची चले जाइए, तो वहाँ महाजिर कहलाते हैं। जी। वो वहाँ हिंदी बोली जाती है कराची में, और मुख्तलिफ ज़बानें हैं। पंजाब में पंजाबी भी है। बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, मुल्तानी बोली जाती है, तो बहुत सी ज़बानें हैं। लेकिन उर्दू वही बोलते हैं जो हिंदुस्तान से गए थे, और वो मुहाजिर कहलाते हैं। तो वहाँ अब तो खैर वो हालात बदल गए, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वही हैं जो हिंदुस्तान से गए, और वो आज भी उर्दू की महफिलें आरास्ता करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोग उन सभी प्रोग्रामों में जाना होता है, तो मुलाकातें होती हैं। और इससे बड़ा रोल तो अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन, अलीगढ़ की दरसगाह से जिन्होंने तालीम हासिल की, तो वो सर सैयद के लिए भी, उर्दू के लिए भी, और अपने इदारों के लिए बहुत काम करते होते हैं। और जगह जगह मुशायरे, अंजुमनें होती रहती, और वो डे मनाए जाते हैं। बहरहाल लोग कर ही रहे। आपके लिए एक बात और कही जाती है कि आप जो हंसाते हैं सबको खुद नहीं हंसते। ये कैसे कर पाते हैं आप, कैसे कर लेते हैं? नहीं देखिए, अब वो है कि बस क्या बताएं। अब ये कहते हैं कि शायरी में बता दीजिए कुछ। हाँ, मैं शायरी में देखिए भी बताऊंगा। और बस हम तो शुरू में तो इस तरह के लोग हंसते हैं, तो बहरहाल अच्छा रहता है। तो हमारा तो काम ही यही होता है कि मिजाहिया, जो ख़तात कहते हैं, तो बहुत उसमें संजीदा ही सब चीज़ होता है। अब देखिए, मैं एक कथा कहता हूँ कि वो, चलिए गज़ल की चंद अशार सुनाता हूँ, फिर वो खतात याद आ जाएंगे, क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट लेके मुझे बैठना था, तो मुझे क्या क्या सुनाना है। तो मुझे तो सब अजबर है, एक तरह से याद है, तो बहरहाल वहीं थे। तो जो चीज़ें याद आती हैं फिलहाल तो मैं सुनाता हूँ दो चार गज़ल के। देखिए, गज़ल के चंद अशार देखें। दानिश भाई के, जवान बाजू में ताकत बहुत ज़रूरी है, जवान बाजू में ताकत बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों को कसरत बहुत ज़रूरी है। देखिए, मशवरे हैं मेरे, जी, है ना, कि हमारे बच्चों को कसरत बहुत ज़रूरी है, तेरी निगाह इनायत बहुत ज़रूरी है, लगी हो प्यास तो शरबत बहुत ज़रूरी है, लगी हो प्यास तो शरबत बहुत ज़रूरी है, अगर हो खर्च ज़्यादा कलील हो तनख्वाह, अगर हो खर्च ज़्यादा कलील हो तनख्वाह, तो ये समझ लो कि रिश्वत बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ लो कि रिश्वत बहुत ज़रूरी है। और शेर देखें कि पुलिस वालों को मेरा ये मशवरा दे दो कि पासबा की मरम्मत बहुत ज़रूरी है, कि पासबा की मरम्मत बहुत ज़रूरी है। और सुना ये है कि ज़माने का गम भुलाने को जी शराब पीने की आदत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शराब पीने की आदत बहुत ज़रूरी है। और इसमें शेर देखें कि जवान शख्स अगर है तो कोई बात नहीं, मगर बुढ़ापे में औरत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। पॉपुलर साहब, हर शायर के पीछे कुछ एक कहानी होती है मोहब्बत की, और जो जवानी के दिनों में आए थे, तो आपके मामले में क्या रहा, कैसे, किस तरह आप कैसे शायर बने? देखिए, ऐसा है, ये कहते हैं कि जो किसी का दिल टूटता है फिर वो शायर बन जाता है, तो मेरे साथ तो ऐसा कोई हुआ नहीं, लेकिन बस ये रहा कि होता है, वो कुछ सिलसिले तो बनते हैं, लेकिन मैं उस तरह का शायर नहीं था कि दिल टूट के कोई शायरी कर रहा होता। तो बहरहाल मैं तो मिधा में लिख रहा था अपने तालीम के साथ साथ, तो मुझे तो आगे बढ़ने का शौक़ था कि कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ किया जाए जिसमें कोई रास्ता बने। मतलब ऐसी कुछ प्लानिंग थी शुरू से कि आपको जो है बड़े लेवल का शायर बनना है? अब ज़हन में ये था। असल में मैं शुरू में इब्तदा में कॉलेज में ड्रामे, तमसील, मुशायरे किया करता था, तो मैंने सोचा था कि पहले फिल्मी, मुझे मेरे दिमाग में वो था कि मैं कुछ काम करूँगा और ये कुछ ऐसा लिखूँगा, उस जुड़ूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्योंकि शायरी भी कर रहा हूँ, इसी फील्ड में क्यों ना आया जाए, आजमाया जाए। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था। देखिए, आदमी जो सोचता है अपने मन में, वो अगर सोचता है कि मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनूंगा या बादशाह बनूंगा, तो वो बन सकता है। तो उसकी वो जो है ना सोच मजबूत होनी चाहिए, लगन हो, उसकी लगन हो, और वो बन जाता है। अल्लाह मियाँ मदद करते हैं। तो मेरे ये था कि मैं जब उसमें कॉलेज में था तो मैं प्रीमियर बना 6th क्लास में, तो मैंने वो प्रीमियर कह रहा हूँ, मैं MP चुना गया। अच्छा, तो प्रीमियर का इलेक्शन जब मैंने लड़ाया, तो वो इंटर में प्रीमियर बनता था, तो ज़माने में इलेक्शन होते थे कॉलेजों में, तो मैंने सोचा था कि मुझे प्रीमियर बनना है। और फिर मैंने उसी तरह से काम किया, तो हर क्लास में MP बनता रहा, और फिर आखिर में मैं यूनियन का प्रीमियर बना। हालांकि हालात नहीं थे
लेकिन अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया, मेरी मदद की और मुझे ये बताया कि तू इस तरह से चलेगा तो तू बन सकता। वजह क्या थी कि जो सियासी लड़के थे, जो सियासी पार्टियों से जुड़े हुए थे, वो उसमें इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं कॉमर्स साइड से था, तो मुझे तो हमारी क्लास से कोई खड़ा ही नहीं होता था एमपी के लिए। आर्ट साइड से इधर उधर, तो लेकिन क्योंकि मैंने तो तय कर रखा था कि मुझे प्रीमियर बनना है, तो बस मुझे एकदम तहरीक हुई। मैं अपनी क्लास से तो एमपी था इंटर में, तो मैंने कहा कि मैं अपने भी लड़कों से मुखातिब हुआ। मैंने कहा देखो मैं अपनी क्लास से एमपी, आज तक कॉमर्स से कोई नहीं चुना गया, सब आर्ट साइड से इधर से होते हैं, साइंस वगैरह से। तो उसने कहा फिर क्या करना है? मैंने कहा देखो तीसरे घंटे बाद इलेक्शन होना है, तो अब ये दूसरा घंटा शुरू हुआ है, तो मैं प्ले ग्राउंड में जाके घंटा बजाता हूँ। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा, सब लोग बाहर आएंगे, आप मेरे साथ हैं 20-25 लड़के, आपको नारा लगाना है एजाजुद्दीन जिंदाबाद। तो उससे क्या होगा? मैंने कहा पूरा कॉलेज लगाने लगेगा नारा, और यही हुआ। मैंने घंटा बजाया, कॉलेज के सब लड़के के क्या हुआ, सारे टीचर आ गए, प्रिंसिपल आ गए, और मैं घंटा बजाए जा रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने नारा लगाया एजाजुद्दीन जिंदाबाद, या पूरा कॉलेज डिस्टर्ब हो चुका, पूरा कॉलेज एजाजुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। जब इलेक्शन हुआ तो मैं जीत गया बहुत अच्छी वोटों से, वो सब हार गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने जो जो सोचा मुझे मिला है। तो अब जो उभरते हुए जो होते हैं शायर, शायरी तो बहुत लोगों को पसंद है। शायर की अगर बात करें शायरी की, तो अब तो यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से भी, और अब उनका मकसद मुशायरे भी बड़े पैसा बड़े कमाना होता है। बहुत से लोग आते हैं, जी उनका मकसद होता है, वो कामयाब भी हो जाते हैं जी जी कि कुछ पैसा कमाएंगे और ये करेंगे, लेकिन वो अदब को भी कुछ नहीं दे पाते। उनका मकसद पैसा कमाना होता। और कुछ दिन बाद, मैं तो 50 साल से हूँ मुशायरों में, मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखे कि मुझे हैरत होती थी उस ज़माने में कि ये बड़ा कामयाब होगा, लेकिन वो 1-2 साल चले गायब हो गए, फिर नज़र भी नहीं आए। हाँ, मगर ये जो उर्दू का जो ताल्लुक है इबादत से है एक तरह से इसकी। बिल्कुल इसकी इबादत। अगर इसको अगर आपने प्रोफेशन नहीं प्रोफेशन भी बनाए अपना, क्योंकि आदमी बिना धंधे खाए पिए तो रह नहीं सकता, तो उसमें भी रहेगा, और वो उतना अल्लाह दे देते हैं। जी तो लेकिन संजीदगी के साथ और एक अच्छी मस्बत तरीके से आप साथ, इसमें मनफी ना सोचें, निगेटिव ना सोचें, जी बल्कि मस्बत से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस्ताद फिर मैंने शागिर्दी का जो सोचा, रिश्ता है वो भी तो हाँ लोग भूलते जा रहे हैं उसको। उस्ताद मिल जाते हैं बहुत से। देखिए बिना उस्ताद के कुछ नहीं बनता। पहले उस्ताद मुखलिस थे, लोगों को सिखाते थे, लेकिन जब से ये पैसा आया ना, उस्ताद भी कुछ सिखाने को तैयार नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इसे कुछ सिखाऊंगा मुझे क्या मिलेगा। तो वो इस तरह के शायरों ने उन्हें हायर भी किया कि भाई आप करना करें, अगर हमें कुछ पैसे मिलते हैं हम आपको भी दे देंगे। तो ये तो सब चलता रहता है, तो लेकिन वो भी कब तक चलेगा? कुछ दिन तक चलता, फिर भी वो ठप हो जाता सिलसिला। लेकिन जो जमे रहते हैं वो अपनी बुनियादों पर, जिनकी बुनियादें मजबूत होती हैं, जिनके रास्ते सीधे सीधे रास्ते पर चलते रहते हैं, उनके जहन में एक मंजिल का तयन कर रखा है उन्होंने कि उस पर पहुँचना है, तो अगर वो चलते रहेंगे तो पहुँचेंगे। अब देखिए आप जहाँ जिस फील्ड में हैं, आप लोगों को इनाम मतलब कितना अवार्ड देते हैं, सब लोगों की सलाहियतों पर ही तो देते हैं, और वो जी कितने खुश होते हैं कि देखो हमें हमारी ये सलाहियतें हैं, हमें शायरी पर मिला, हमारे इस काम के ऊपर मिला। तो वो उसको जगह जगह दिखाते भी हैं, अखबारों में भी नुमाया करते हैं कि मुश्ताक अंसारी साहब ने आज ये सब अवार्ड दिए लोगों को, उनके उनके जो कारकर्दगी थी उस पर इन एजाज़ से नवाजा। फिर आप मैगज़ीन में, तो बहुत बड़ा काम है ये, और आप भी एक इबादत ही कर रहे हैं एक तरह से, एक सही लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी तो ये सब सिलसिला है, तो अल्लाह भी यही चाहता कि उसके बंदों से मोहब्बत की जाए, और वो आप कर रहे हैं। चलिए, चलते चलते कुछ शेर हो जाए ऐसे जो आपके पसंदीदा हो। लीजिए, मैं क्योंकि माहौल सियासी रहता है तो इस पर एक नज़म सुना रहा हूँ अपनी। एक गुंडा मवाली जो है इलेक्शन में खड़ा हो गया जी अब वो लोगों से कह रहा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कि भाई मैं अब साफ हो ठीक हो गया हूँ, मैं अब लोगों की हमदर्दी में हूँ और मैं अब समाज के लिए काम करूँगा। तो वो किस किस तरह से लोगों से बात कर रहा है। नज़्म का उन्वान है लीडर। लीडर ज़रा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। करूँगा ना मायूस मैं गमज़दों को, खिलाऊँगा खाना मैं फाका कशों को, खुशी दूंगा मैं बेकसों बेबसों को, दिलाऊंगा मैं नौकरी दोस्तों को, गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। किसी को मैं लूटूँ ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफ़रत नहीं है,
गलत कार लोगों की सोबत नहीं है, बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है। गुनाहगार था, पारसा हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं खड़ा भी हो गया हूँ। खड़ा हो गया हूँ और बंद देखेंगे तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ। फ़कत वोट मैं आपके चाहता हूँ, खुदा की कसम हर घड़ी आपका हूँ। गलत कह दिया है किसी ने बुरा हूँ, कभी था बुरा अब भला हो गया हूँ। मैं भी इलेक्शन में इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। मेरी जीत है आपकी एक नज़र पर, बुलंदी की जानिब है खिदमत सफ़र पर। हर एक लीडर आता है हर रोज़ घर पर, मिनिस्टर का साया भी है मेरे सर पर। हरीफों के हक़ में भला हो गया हूँ, दुश्मनों के हक़ में भला हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। अब देखिए बंद देखें कि मेरी जीत है। हाँ हाँ, हो गया हूँ। मुझे कामयाबी का सेहरा आता हो, मुझे कामयाबी का सेहरा आता हो, मुझे सुर्ख रूई का तोहफा आता हो। मैं कतरा था ही मुझको दरिया आता हो, मोहब्बत के दामन का साया आता हो। मैं अब तो ग़ुलाम आपका हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। और आखिरी बंद है कि जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा। तुम्हारी खातिर जीऊँगा मरूँगा, तुम्हारे खिलाफ अब ना कुछ सुन सकूँगा। खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा। मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया। तो ये हमने समाज में दिखाया कि किस किस तरह के लोग आते हैं और किस किस तरह से बात करते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर कोई किसी का पुरताने हाल नहीं कोई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुश्ताक भाई। चलिए ये थे हमारे साथ एजाज पॉपुलर मेरिटी साहब, जो कि अपने कुछ अनछुए पहलुओं के पर बात कर रहे थे। उनसे इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।